आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले पल की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपने आंख और कान खुले रखें। और इसमें स्टोरी ब्लास्टर आपकी मदद करेगा क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह करके, ताकि आप सुरक्षित रहें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली कहानियां आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी उत्तराखंड के देहरादून शहर से है। साल 2010 में उत्तराखंड की एक घटना ने लोगों का रिश्तों से भरोसा ही उठा दिया। यह घटना उत्तराखंड में हुए अपराधों में अब तक की सबसे जघन्य अपराध की घटना माना जाता है। यह घटना एक ऐसे शख्स की है जिसने जिस औरत के साथ प्रेम विवाह किया, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उस शख्स ने उसी औरत का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद अपने जुर्म को छिपाने के लिए जो कदम उसने उठाए वो इस कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक थे। दोस्तों, आइए जानते हैं उसने अपने जुर्म को छिपाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, किस तरीके से उसने अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश की। दोस्तों, 10 फरवरी का दिन था, साल था 1999। राजेश और अनुपमा बहुत ही खुश थे क्योंकि दोनों के बीच साल 1992 से चले आ रहे प्यार को उसी दिन एक नया नाम मिल रहा था। पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे थे। वह दोनों प्रेम विवाह कर रहे थे। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। शादी के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया था। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2006 आया और यह साल दोनों पति पत्नी के जीवन में दो खुशियां लेकर आया। राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए। इन जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। इनका परिवार अब पूरा हो गया था। साल 2008 में राजेश अनुपमा के साथ अमेरिका से दिल्ली वापस आ गया और राजेश ने इंडिया में रहने का ही मन बना लिया और अपने बीवी बच्चों समेत उत्तराखंड में देहरादून शिफ्ट हो गया। वह देहरादून छावनी के प्रकाश नगर में 2 कमरों वाले एक मकान को किराए पर लेकर रहने लगा। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा के रिश्तों में अब वो पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था। उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। अब दोनों पति पत्नी बात बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगते थे, एक दूसरे को गलत ठहराते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। इस तनावपूर्ण माहौल में देहरादून में रहने वाले गुलाटी परिवार को 2 साल बीत गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा देहरादून से अचानक लापता हो गई। राजेश ने अपनी पत्नी के लापता होने की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई, ना कोई कंप्लेंट पुलिस थाने में दी। उसे ढूंढने की भी कोई कोशिश नहीं की। अनुपमा के लापता होने के बाद 4 साल के दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए परेशान होने लगे, अपनी माँ से मिलने के लिए रोने लगे। जब दोनों बच्चे अपने पापा से पूछते कि मम्मी कहाँ है, वह राजेश उनसे कहता, मम्मी तुम्हारे नाना नानी के घर गई है और वह जल्द ही घर आ जाएगी। यहाँ तो मामला कुछ और था, क्योंकि अनुपमा अपने मैके दिल्ली में थी ही नहीं। उधर अनुपमा के माँ बाप भी अपनी बेटी को लेकर परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से फ़ोन पर उनकी बात उससे नहीं हो पाई थी। वह जब भी अपने दामाद को फ़ोन करते, अनुपमा से बात करने के लिए कहते, तो राजेश बातों को घुमा देता। अनुपमा के माँ बाप ने राजेश से फ़ोन पर पूछा कि आखिर अनुपमा कहाँ है, तुम हमारी उनसे बात क्यों नहीं कराते हो। राजेश ने उन्हें बताया कि उन दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो गई है और वह गुस्से में घर से चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह जल्द ही घर लौट आएगी और आप लोगों से बात भी कर लेगी। और अनुपमा के माँ बाप को भी लगा कि पति पत्नी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं। जब अनुपमा का गुस्सा शांत होगा तो वह जल्द ही अपने घर लौट आएगी। लगभग 1.5 महीना बीत गया, यानी कि उसके बूढ़े माँ बाप को बेटी की कोई खोज खबर नहीं लगी। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे सुजान कुमार प्रधान को देहरादून अनुपमा की खबर लेने के लिए भेज दिया। अनुपमा को लापता हुए 57 दिन बीत चुके थे और ठीक 57वें दिन अनुपमा के भाई सुजान कुमार अपनी बहन के घर देहरादून पहुंचे। प्रधान ने जब अपने जीजा राजेश गुलाटी से अपनी बहन के बारे में पूछा, तब राजेश ने कहा कि उसे नहीं पता कि अनुपमा कहाँ है। राजेश अपने साले प्रधान के हर सवाल के गोलमोल जवाब देने लगा, जिससे प्रधान को अपने जीजा पर शक होने लगा कि हो ना हो राजेश को पक्का यह बात पता है कि अनुपमा कहाँ है। प्रधान जब अनुपमा से मिलने के लिए घर के अंदर जाने लगा, तब राजेश ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रधान अपने जीजा राजेश की इस हरकत से बुरी तरह चौंक गया। उसे यह विश्वास हो गया था कि हो ना हो उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है।
इसके बाद उसने बिना देरी किए छावनी थाने में अपनी बहन के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करा दी। पुलिस मामले की छानबीन के लिए प्रधान के जीजा राजेश गुलाटी के 2 कमरों वाले किराए के मकान पर पहुंची। पुलिस ने कमरे का कोना कोना छान मारा, पर अनुपमा उन्हें कहीं नहीं मिली। अचानक पुलिस की नजर कमरे में रखे एक डीप फ्रिज पर पड़ी। पुलिस यह सोचकर हैरान हुई कि डीप फ्रिज तो अक्सर दुकानों में रखे जाते हैं, घरों में इनका क्या काम। राजेश को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि डीप फ्रिज घर में रखना पड़ा। पुलिस ने इस डीप फ्रिज को खुलवाया। जब डीप फ्रिज को खुलवा कर देखा गया तो उसमें कई सारी काली पॉलीथीन थी। इन पॉलीथीन में जो भी था वह बिल्कुल पत्थर जैसा हो चुका था। उन सारी थैलियों को डीप फ्रिज से बाहर निकाला गया। जब थैलियों से बर्फ पिघली और उन्हें खोला गया, पुलिस ने जब उसके अंदर झांका तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह थैलियां इंसानी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। इसके बाद एक एक करके सारी थैलियां निकाली गईं। सब थैलियों में शरीर का कोई न कोई अंग टुकड़े के रूप में था। कुल मिलाकर टोटल 17 टुकड़े थे जो काट करके पॉलिथीन में पैक किए गए थे। पुलिस ने उन सारी थैलियों और वहां मौजूद सारे सबूतों को जब्त कर लिया। यह बात तो एकदम साफ हो चुकी थी, वह मांस के टुकड़े किसके थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को राजेश गुलाटी से उन थैलियों के राज उगलवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। राजेश ने बिना किसी पश्चाताप के पुलिस को बताया कि शादी के बाद से वह अनुपमा के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे और उनके संबंध अब और बदतर हो गए थे जब देहरादून में शिफ्ट हुए। दोनों पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई थी। धीरे धीरे बात हद से आगे बढ़ जाती। राजेश अनुपमा से इस बात को लेकर झगड़ा करता कि अनुपमा का अमेरिका में उसके एक दोस्त के साथ अफेयर था। वहीं अनुपमा राजेश से इस बात को लेकर झगड़ा करती कि राजेश का शादी के बाद भी कोलकाता की एक महिला से अवैध संबंध है। पुलिस की पूछताछ में राजेश गुलाटी ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका से आने के बाद उसने चुपके से कोलकाता में एक महिला से शादी कर ली थी। अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा रोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके कारण राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए का गुजारा भत्ता भी देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक अनुपमा कुछ महीने बाद उससे और पैसों की डिमांड करने लगी और राजेश के हिसाब से 17 अक्टूबर को अनुपमा वही मुद्दा उठाकर उससे बहस करने लगी। 20,000 में उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसे और पैसे चाहिए। अब दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस चालू हुई और धीरे धीरे यह बहस हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। इस हाथापाई में राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और वह गिर पड़ी। गिरते ही उसका सिर बेड के कोने से जाकर टकराया। जैसे ही उसका सिर कोने से टकराया वह तुरंत बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो उसे लगा कि अनुपमा मर गई, पर जब उसके पास गया तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अब उसके मन में यह दोनों चलने लगा कि वो अपनी पत्नी का क्या करे और क्या ना करे। अगर उसे जिंदा छोड़ देता है तो वह उसे जरूर जेल भिजवा देगी। फिर उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कोई कभी जान ही ना पाए कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। अब उसने अपने एक जुर्म को छिपाने के लिए एक और भयानक जुर्म करने की ठान ली। वह घर में रखे हुए एक कॉटन को ले आया और उस कॉटन को बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूंस दिया ताकि वह सांस न ले पाए और दम घुटने से जल्द ही उसकी जान चली जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ देर बाद अनुपमा की सांसें बंद हो गई। राजेश के सामने अब एक और दिक्कत खड़ी हो गई कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। इसके लिए उसने सोचा कि वह लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक आएगा। अगर वह लाश को अपने घर से बाहर खड़ी अपनी कार तक ले जाता है तो किसी की नजर पड़ गई तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। 2 दिनों तक राजेश इसी उधेड़-बुन में फंसा रहा कि लाश का क्या किया जाए। इस बीच अनुपमा की लाश को 2 दिनों तक राजेश ने बाथरूम में ही पड़ी रहने दिया। इसके लिए दिमाग में ख्याल आया लाश को छोटा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके उन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। घटना के 2 दिन बाद राजेश गुलाटी बाजार गया और वहां से एक इलेक्ट्रिक आरी यानी पत्थर काटने वाली मशीन, ग्राइंडर मशीन और एक हथौड़ा ले आया और साथ में एक डीप फ्रिज भी खरीद के लाया। अनुपमा ने जिस इंसान के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए, 7 जीने मरने की कस्में खाई, जिसने उस इंसान को 2 खूबसूरत बच्चे दिए थे, उस दिन वही इंसान उसके शरीर से उसकी सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के अंगों को एक एक करके काटने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून के छींटों से भर गया, पर वह अपनी पत्नी की लाश को काटता रहा और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने लाश के 70 टुकड़े नहीं कर दिए।
फिर इन टुकड़ों को उसने थोड़ा थोड़ा करके कई काली पॉलिथीन में पैक किया और इन पॉलिथीन को डीप फ्रिज में डाल दिया ताकि लाश के टुकड़े सड़े ना और उनमें से बदबू भी ना आए। अब वह बड़ी आसानी से अनुपमा को ठिकाने लगाने लगा। राजेश को लाश के टुकड़े करने का आइडिया एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैब से आया था। इस बीच में वह कई बार इन पॉलिथीन को ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के जंगल में गया। इन थैलियों को फेंकने में उसने बहुत सावधानी और तसल्ली दिखाई। इसके लिए वह एक बार में केवल एक ही पॉलिथीन फेंकने के लिए ले जाया करता था और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाया करता था। जिस माँ से मिलने के लिए दोनों बच्चे 57 दिनों तक परेशान रहे, रोते रहे, उनकी वह माँ उन्हीं के घर में डीप फ्रिज में लाश बनकर पड़ी हुई थी। सोचिए कि अगर दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान देहरादून नहीं पहुंचता और राजेश उसे अपने घर में घुसने के लिए मना नहीं करता तो शायद राजेश का राज खोल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। राजेश गुलाटी ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। उसे अपनी पत्नी की हत्या पर रत्ती भर भी कोई पश्चाताप, कोई अफसोस नहीं था। पुलिस ने उससे जो भी पूछा उसका वह बड़ी सरलता से और बेफिक्र से जवाब देता गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो भी किया सही किया और यह सब उसने अपने बच्चों के लिए किया है। पुलिस ने कुछ थैलियों को उन जगहों से बरामद किया जिस जगह राजेश ने उन्हें फेंका था। इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज राजेश गुलाटी को अनुपमा की हत्या का आरोपी बताते हुए देहरादून कोर्ट में 10 मई 2011 को चार्जशीट दाखिल की, जहां कोर्ट ने राजेश को सितंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इन पैसों से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी बचे हुए पैसे राजेश के बच्चों के बैंक में जमा होंगे, जो कि उनकी परवरिश में और देखभाल में खर्च किए जाएंगे। राजेश गुलाटी ने 2017 में ही देहरादून के निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। तभी से यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। राजेश के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वह अपने मामा के साथ दिल्ली में रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगले वीडियो के लिए नई कहानी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए।